हाय दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम इन कर्नावल इंग्लिश क्लब। और मैं हूं आपका चाहता मुख्तियार सिंह कर्नावल। दोस्तों, आज 8 जून सन 2020 है और आज आपके सामने मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करूंगा। दोस्तों, कई बार जब हम न्यूज़ सुनते हैं, जब कभी भी हम टीवी ऑन करते हैं, तो हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ हम नहीं जानते और वो शब्द हमें बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं। और इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि जब कभी हम बाहर मार्केट में जाते हैं और कुछ लोग उनके बारे में जब चर्चा कर रहे होते हैं, तो हम उस टॉपिक पर बोलने से कतराते हैं और हम टॉपिक को बदलने की कोशिश करते हैं। कहते हैं छोड़ो यार, इसको छोड़ो, हमें क्या लेना देना। कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कमज़ोर होता है। और कारण क्या है? क्योंकि हमें उस शब्द की फुल फॉर्म पता नहीं, हमें उस शब्द का हिंदी अर्थ पता नहीं, और हमें उस शब्द का जो आधारभूत जो है, उसका जो बेसिक है, मतलब वो आखिर है क्या, हमें उसकी जानकारी नहीं होती। तो हम फिर कतराते हैं और अपने अंदर हीन भावना महसूस करते हैं। आज मैं उन्हीं शब्दों को आपके सामने आसान बना दूंगा, उन्हीं शब्दों की फुल फॉर्म्स बताऊंगा, उनके हिंदी अर्थ बताऊंगा और उनकी परिभाषाएं भी बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार गिना दूँ वो सारे शब्द कौन हैं, कौन कौन से हैं। जी हाँ, आपने कई बार सुने होंगे NRC, CAA, LAC, LG, MHA और मनरेगा। तो इन सारे शब्दों के अर्थ आज हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले LAC, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। दोस्तों, जब से भारत और चाइना के बीच विवाद हुआ है, तब से LAC बार बार हमारे सामने आ जाता है ये शब्द। तो LAC की फुल फॉर्म है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। जी हाँ, फिर से सुनिएगा, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, और जिसका हिंदी अर्थ है वास्तविक नियंत्रण रेखा। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और इसका अर्थ ये है कि जो भारत और चीन की जो सीमा बटी हुई है, वो जो बीच में जो सीमा है, जिसको हम रेखा कह सकते हैं, जो वास्तविक रेखा है, जो एक्चुअल रेखा है, एक्चुअल लाइन है, कि इस तरफ चीन का एरिया और इस तरफ भारत का एरिया, आप उधर रहो, हम इधर रहेंगे। तो उस लाइन का जब कोई उल्लंघन करता है तो विवाद बढ़ता है। तो उसी लाइन को कहा गया है LAC, जिसकी फुल फॉर्म है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। आजकल बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आ रहा है। दूसरा शब्द, और वो है LG। जी हाँ, LG बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल, और ज़्यादातर ये दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में यूज होता है, दिल्ली सरकार के बारे में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे उदाहरण के लिए कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं, उन दिल्ली के हॉस्पिटल्स में सिर्फ जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, उन्हीं का इलाज होगा। बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनका इलाज नहीं होगा। तो केजरीवाल ने कहा।
आज जो दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने केजरीवाल की इस बात को खारिज कर दिया और उन्होंने अनुमति दे दी कि दिल्ली के अंदर सभी लोगों का इलाज होगा। तो एलजी ने इस बात को खारिज कर दिया और अनुमति दे दी। तो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है कि एलजी की फुल फॉर्म क्या है और एलजी का मतलब क्या है। मतलब जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल या चीफ मिनिस्टर, ये उससे भी क्या बड़ी मतलब वो कोई आ गई जिसने उस चीज़ को रोक दिया। तो जी हाँ दोस्तों, एलजी की फुल फॉर्म है लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर से सुन लीजिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जिसका हिंदी अर्थ है उपराज्यपाल। जी हाँ, उपराज्यपाल। तो 2 शब्द हो गए। अब मैं तीसरे शब्द पर आता हूँ और वो है MHA। जी हाँ, MHA बहुत ज़्यादा सुनने में आया था। कई बार जब आप टीवी ऑन करते हो तो जो गृह मंत्रालय है उसकी जो मीटिंग चल रही होती है तो वो नीचे MHA लिखा आता है कि MHA ने लॉकडाउन के विषय में नई गाइडलाइन जारी की। तो आज हम MHA क्या है इसकी फुल फॉर्म जानेंगे और इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। तो जी हाँ, MHA की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स। दोबारा से सुनिएगा, मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स, और जिसका हिंदी अर्थ है गृह मामलों के मंत्रालय। जी हाँ, फिर से सुन लीजिएगा, गृह मामलों के मंत्रालय। गृह का मतलब है घर। तो भारत जो अपना एक घर है, इसमें अपने जो आंतरिक मामले जितने भी होंगे उन पर नई गाइडलाइंस जारी करना या नए डिसीजंस लेना, या तो ये गृह मंत्री का काम है या फिर उनके अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, उस मिनिस्ट्री में जो काम करते हैं लोग जो ऊंचे पदों पर हैं, उनका काम है। तो आप फिर से सुन लें, MHA की फुल फॉर्म हुई मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स, गृह मामलों के मंत्रालय। तो 3 शब्द हो गए। अब मैं आता हूँ चौथे शब्द पर, जो हमने बहुत ज़्यादा सुना है और जिसने लॉकडाउन से पहले बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ NRC की। NRC शब्द ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है लोगों को, क्योंकि NRC और CAA ये दोनों एक साथ आए थे ये शब्द। तो लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज़ NRC एंड व्हाट इज़ CAA एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CAA एंड NRC, कि CAA में और NRC में अंतर क्या है, लोगों को ये फ़र्क मालूम नहीं और लोग बड़े कन्फ्यूज हुए हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं फिर वो चाहकर भी लोगों में अपनी बातें नहीं रख पाए। तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। NRC की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। दोबारा से सुन लीजिएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और जिसका हिंदी अर्थ है नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर। जी हाँ, फिर से सुनिए, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, जिसका अर्थ ये है कि पूरे भारत के अंदर एक ऐसा रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें जो भारत के वास्तविक नागरिक हैं या जिनको नागरिकता प्राप्त है, उस रजिस्टर में उनके नाम लिखे जाएंगे। और जिनको नागरिकता प्राप्त नहीं है या जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, या फिर जो लोग बाहर से आए हुए हैं, वो देश में तो रह सकते हैं पर उनका नाम उस रजिस्टर में नहीं लिखा जाएगा। और बहुत सारी जो आने वाली सुविधाएं हैं, जिस तरह से हमारा आधार कार्ड होता है या हमारा भामाशाह कार्ड होता है, इसी तरह से आने वाली सुविधाओं में कई बार ये देखा जाएगा कि आपका NRC में नाम है या नहीं है, उस रजिस्टर में आपका नाम लिखा हुआ है या नहीं है।
तो इस वजह से लोग काफ़ी डरे हुए थे कि अगर हमारा नाम उसमें नहीं आया तो क्या होगा। तो ये तो रहा एनआरसी। दूसरा जो शब्द इसी के साथ आया था वो था CAA, यानी कि CAA। तो मैं पहले इसकी फुल फॉर्म बताऊं। CAA की फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जी हाँ, फिर से बोलता हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और जिसका हिंदी अर्थ है नागरिकता संशोधन कानून। जी हाँ, नागरिकता संशोधन कानून। नहीं समझे? समझाता हूँ। एक्चुअली में जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसमें कानून बना हुआ है कि किन लोगों को भारत का नागरिक माना जाए और किन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाए। तो बाहर से भी अगर आकर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उन्हें किस शर्तों के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाए। ये कानून चला आ रहा था, लेकिन इस बार भारत सरकार ने, और विशेष तौर पर मैं कहूँ तो मोदी सरकार ने क्या किया कि उस कानून में बदलाव कर दिया। पहले वाला जो कानून था उसमें धर्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया जाता था। यदि बाहर से कोई नागरिक आता है, विदेशों से आता है, और वो जो हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे जो नियम हैं, उनकी पालना करता है तो उसको नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन इस बार उस कानून में ये परिवर्तन कर दिया कि मुस्लिम लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर वो बाहर से आते हैं। हिंदुओं को दी जाएगी, पारसियों को दी जाएगी, सिखों को दी जाएगी, बौद्धों को दी जाएगी, एक दो धर्म और थे उनको भी दी जाएगी, लेकिन उसमें मुस्लिम धर्म को बाहर निकाल दिया गया। तो जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत परेशान हो गए, और परेशान होने का एक मेन कारण ये भी था कि जो शुरू से पिछले 70 सालों से जो हमारा कानून बना आ रहा है उसको बदल दिया गया है, और जो भारत, जो जिसको हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं कि धर्म के आधार पर मतभेद नहीं करता, अब धर्म के आधार पर मतभेद किया जाएगा कि मुस्लिम को तो मत दो नागरिकता और दूसरे धर्म के लोगों को दो। इस वजह से इसका मुस्लिम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा विरोध किया। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया जो लोग संविधान की पूजा करते हैं। तो ये था हमारा CAA का हिंदी अर्थ और उसकी फुल फॉर्म। अब इनमें दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं अगर समय बचेगा तो लास्ट में बताऊंगा। चलो मैं अभी बता देता हूँ। इनमें फ़र्क ये है कि जो CAA है, ये कानून क्या करता है कि नागरिकता देता है। CAA नागरिकता देता है, और NRC क्या करता है, ये जो नागरिक नहीं हैं उनको बाहर निकालता है। ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों को कि NRC और CAA मतलब क्या चक्कर क्या है। ये फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। NRC का मतलब ये है कि भारत में नागरिकता दी जाएगी, उन्हीं रजिस्टर में उन्हीं लोगों के नाम लिखे जाएंगे जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं। जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको उसमें रजिस्टर में नाम नहीं लिखा जाएगा। ये NRC का मतलब था, और इस NRC की वजह से कई लाखों की तादाद में जो हिंदू लोग थे वो बाहर हो रहे थे भारत से। क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो NRC में लाखों हिंदू और लाखों मुस्लिम भारत से बाहर हो रहे थे। जो असम का उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा आई थी। करीब उस सर्वे में 20 लाख लोग जो थे, जब NRC असम में की गई तो करीब 20 लाख लोग जो थे वो बाहर निकल गए। उनका जो नेशनल रजिस्टर ऑफ
सिटीजन्स का है, जो नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है, उसमें उनके नाम नहीं आए। तो करीब करीब आप यूँ समझिए कि 14.5 लाख तो हिंदुओं के नाम नहीं आए और 5.5 लाख मुसलमानों के नाम नहीं आए। तो उसमें हिंदू लोग ज़्यादा बाहर हो रहे थे और मुसलमान लोग कम बाहर हो रहे थे, मतलब बाहर दोनों हो रहे थे। तो फिर जो CAA उसके तुरंत बाद संशोधन करके CAA कानून बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब ये था कि बाहर वालों को नागरिकता दो, मतलब हिंदुओं को दो, बौद्धों को दो, सिखों को दो, पारसियों को दो, लेकिन मुसलमानों को नहीं दो। अर्थात जो NRC में नेशनल जो रजिस्टर है हमारी नागरिकता का, उसमें जो हिंदू बाहर आ रहे थे, CAA के माध्यम से उन हिंदुओं को ऑटोमेटिकली उसमें नागरिकता मिल जाती, और जो मुस्लिम उसमें बाहर हो रहे थे वो NRC की वजह से बाहर हो जाते। तो ये बड़ा लोचा है। हालांकि मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है अभी आप कंफ्यूज हो गए। फिर मैं अंत में एक बार थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ। असम के अंदर जब NRC लागू की गई, क्योंकि असम में बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं और विशेष तौर से बांग्लादेशी जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं। असम के लोगों ने विरोध किया कि हमारे असम में बाहर के लोग जो हैं वो नहीं रहने चाहिए। तो उनके इन विरोध के चलते जब NRC लागू की गई, उसमें लाखों की तादाद में जो नागरिक थे, जो इतने सालों से रह रहे थे असम के अंदर, वो बाहर हो गए। वो मतलब नागरिक ही नहीं है असम के, उन्हें असम के और भारत के नागरिक ही नहीं माना गया। तो बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो गए। फिर उसको दोबारा किया, फिर भी बहुत ज़्यादा लोग बाहर, फिर दोबारा किया, फिर अच्छी तरह से किया, तब भी जाकर उसमें 20 लाख लोग जो थे वो ये पाए गए कि ये असम के, अर्थात ये भारत के नागरिक नहीं हैं, ये बाहर के नागरिक हैं। करीब करीब 20 लाख लोग। अब वो जो 20 लाख लोग थे, अगर वो सारे मुसलमान होते तब तो समस्या नहीं थी, फिर तो भारत खुश हो जाता कि चलो ये मुसलमान सारे हैं, बांग्लादेशी हैं, बाहर गए। लेकिन समस्या उसमें ये आ गई कि वो जब 20 लाख लोग जब बाहर हुए, जब उनकी काउंटिंग हुई, तो उसमें 14.5 लाख हिंदू लोग थे जो बाहर हो गए, 14.5 लाख, और 4.5 लाख मुस्लिम लोग बाहर हो गए। अब समस्या आ गई, सारे मुस्लिम हो जाते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब भारत के 14.5 लाख हिंदू, यानी कि हिंदू भारत के, वो उनका NRC में जो हमारा नेशनल रजिस्टर है जो नागरिकता का, उसमें उनका नाम नहीं आ रहा, और वो उन्हें बाहर भागना पड़ता। चलो मुसलमान 4.5 लाख वो जा रहे हैं, वो तो जाएं, लेकिन हमारे हिंदू भी जा रहे हैं। अब कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि मुस्लिम तो बाहर हो जाए और हिंदू रह जाए। तो NRC लागू करेंगे तो उसमें असम में तो हिंदू ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, मुस्लिम कम हो रहे हैं। तो फिर एक कानून बनाया गया जो है CAA, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारा शुरू से हमारा 70 सालों से कानून था कि कोई भी धर्म का अगर व्यक्ति नागरिकता के लिए अप्लाई करता तो उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसमें ये कानून बनाया गया कि नागरिकता तो दी जाएगी, मकसद था वो जो 14.5 लाख हिंदू हैं कि वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएं। तो उसमें ये कानून बनाया गया कि जो और धर्म हैं, बाहर के लोग हैं, जैसे हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, 1-2 धर्म और भी हैं,
उनको तो हम नागरिकता देंगे जो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। उसमें जो एनआरसी में जो 14.5 लाख हिंदू जो बाहर हो गए थे, अब इस CAA कानून के तहत वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते हैं, वो बाहर नहीं होते, क्योंकि हिंदुओं को तो नागरिकता वाली बात आ गई कि वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। और मुस्लिम को रोक दिया गया कि मुसलमान अगर कोई बाहर से आता है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसमें साफ बात थी कि जो 4.5 लाख मुस्लिम जो असम में जो NRC में की तो उनका जो नाम नहीं आया तो वो बाहर हो जाए। तो विवाद की जड़ यहाँ से थी कि आप NRC ले आओ, नो प्रॉब्लम, उसमें सभी के लिए बराबर है, हिंदू भी बाहर होंगे, मुसलमान भी बाहर होंगे। एक तरफ आप NRC ला रहे हो, फिर उसके तुरंत बाद जैसे NRC में आप देखते हो कि हिंदू लोग ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, फिर आप CAA ले आते हो, उसके तहत हिंदुओं को तो वो नागरिकता मिल जाए, वो 14.5 लाख यहीं के यहीं रह जाएं, और मुसलमान जो लोग हैं 5.5 लाख वो बाहर हो जाएं। तो मतलब CAA क्या है, NRC की एक तरह से जो उसमें हिंदुओं को जो फ़ायदा नहीं हो रहा था उसको फ़ायदा देने के लिए उसमें संशोधन करके, जो 70 सालों से संविधान चला आ रहा था उसमें संशोधन करके और वो CAA कानून बनाया गया। इसका बहुत ज़्यादा वो बवंडर हुआ पूरे देश में, और जिसका शाहीन बाग हमारे पास उदाहरण है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भारत शुरू से ही एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। भारत ने 70 सालों से धर्म के नाम पर कोई मतभेद नहीं किया, सबको इक्वल रखा है, सबको समान रखा है। अगर NRC बनानी है, जो भारत के लोग नहीं हैं उनका नेशनल रजिस्टर में अगर नाम नहीं लिखना है तो मत लिखो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मत लिखो, आप NRC बनाओ। लेकिन जब आप NRC बनाते हो, जब आप ये देखते हो कि उसमें हिंदू ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, तो फिर आप CAA लाते हो, ऐसा कानून कि जिसमें हिंदुओं को तो नागरिकता मिल जाएगी, हिंदू यहीं रह जाएंगे, और जो मुस्लिम लोग हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, वो बाहर हो जाएंगे। तो एक तो वो 5.5 लाख या 4.5 लाख मुस्लिम जो असम में थे वो बाहर हो जाएं। एक जो भारत में मुस्लिम रह रहे हैं, इस कानून के तहत उनको डर आ गया कि हमसे पता नहीं कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और हमारा नाम NRC में आएगा कि नहीं, क्या हम भारत के पक्के नागरिक हो पाएंगे कि नहीं। तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी हो गई मुस्लिम लोगों के अंदर कि ठीक है, लेकिन हमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी तो बात छोड़िए, जो हम यहाँ के हैं हमको भी उनको डर लगने लगा। तो ये विवाद काफ़ी था। तो दोस्तों अब ये तो समझने की बातें, आप खुद समझदार हो कि घपला इसमें क्या है। खाली NRC आ जाए नो प्रॉब्लम, खाली CAA आ जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन जब दोनों चीज़ें आती हैं, उसकी कमी को ये चीज़ पूरा करती है, तो फिर जो ये लोगों के बीच क्लैशेज होते हैं, लोगों के बीच टकराव होता है और बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बन गया, जिसका शाहीन बाग उदाहरण है। और ये तो क्या कहूँ मैं, थैंक्स टू कोरोना को धन्यवाद, जिसने उस लॉकडाउन की वजह से उस चीज़ को रोक दिया और वो चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई। तो ये एक मैं तो फुल फॉर्म बता रहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NRC एंड CAA, कि इसमें अंतर क्या है। काफ़ी समझने पर भी लोग नहीं समझ पाते। तो ये होगी चीज़ें। अगली जो मैं फुल फॉर्म बताऊंगा वो वर्ड बार बार आपको सुनने में आ जाता है, और वो है नरेगा। पहले नरेगा बोलते थे, आजकल बोलते हैं मनरेगा। MHA जब कभी भी गाइडलाइन जारी करता है तो वो भी बताता है उसमें कि मनरेगा के जो मज़दूर हैं उनको ये सुविधाएं मिलेंगी, उनको रोज़गार मिलेगा। तो मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है और इसका हिंदी अर्थ क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इवन एक बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, और मैं इसका उत्तर नहीं बता सका। आई कुडंट आंसर दिस क्वेश्चन, और इसी वजह से दैट्स वाई मैं रिजेक्ट हो गया, आई गॉट रिजेक्टेड।
और विशेष तौर पर यदि सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू होता है तो मनरेगा की फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाती है, जो हमें तैयारी करने वाले लोगों को तो ज़रूर आनी चाहिए। तो जी हाँ, आज मैं मनरेगा की फुल फॉर्म, इसका हिंदी अर्थ और इसका महत्व बताऊंगा। तो मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जी हाँ, मैं देख कर बता रहा हूँ, काफ़ी लंबा नाम है ताकि आप तक गलत सूचना ना जाए। दोबारा से सुनिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और जिसका हिंदी अर्थ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर से हिंदी अर्थ सुन लीजिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून या अधिनियम। एक्चुअली में हुआ ये था कि जो मनरेगा है ये एक ऐसा कानून बनाया गया था कि जो गांवों के अंदर, विशेष तौर पर ग्राम पंचायतों में जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि उनको काम दे। और उस ग्राम पंचायत में ही किसी भी गांव में, जैसे कोई जोहड़ की खुदाई है, कोई और कहीं पर मिट्टी का काम है, या कहीं सफाई अभियान है, अपने गांव में, अपनी ग्राम पंचायत में जो पंचायत को पैसा मिलता है, उस पैसे को लगाकर, और जो गांव के बेरोज़गार जो लोग हैं, मतलब गांव का काम भी हो जाए, गांव का, ग्राम पंचायत का विकास भी हो जाए, और उस काम को, जो वहाँ खाली लोग हैं, जो बेचारे बेरोज़गार हैं, उनको काम मिल जाए, गारंटी से मिल जाए। तभी तो है मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि गारंटी से उनको काम दिया जाए, गारंटी अधिनियम। और कम से कम यदि कोई गांव का आदमी अप्लाई करता है कि मुझे रोज़गार चाहिए, तो ये सरपंच और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि अपनी पंचायत में कैसे न कैसे काम निकाल के जो भी अप्लाई करता है उसको कम से कम 100 दिन का काम ज़रूर मिलना चाहिए। और ये कानून आज भी है, और लॉकडाउन में तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इसका महत्व समझ आया है, क्योंकि जब सबके काम बंद हो गए तो मनरेगा ही था जिससे गांव के मज़दूरों का गुजर बसर चला, और इसका पैसा जो है वो सीधा उनके अकाउंट में जाता है, बीच में कोई घपला नहीं कर सकता, कोई खा नहीं सकता। इस तरह से दोस्तों, आज मैंने जो आपको फुल फॉर्म्स और उनके हिंदी अर्थ बताए, मैं आप एक बार उन चीज़ों को ज़रूर दोबारा से सुन लीजिएगा। वो चीज़ें थी LIC, LG, MHA, NRC, CAA और मनरेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार हमारे सामने आ जाती हैं और हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वी गेट कन्फ्यूज्ड, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको नहीं समझ पाते, और विशेष तौर पर CAA और NRC के बारे में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और कर्नावल इंग्लिश क्लब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। सो आई हैड ए वंडरफुल टाइम विद यू फ्रॉम माई साइड, नाइस मीटिंग यू ऑल, और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।